Hello viewers, welcome to 360 Investing. Now we all want to invest in a multi-decadal story. कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं जहाँ पर ईयर ऑन ईयर मल्टीपल ईयर्स के लिए पैसे बने, हमारे लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी. लेकिन ऐसे बिजनेस को बनाना, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, फाइंड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि ऐसे बिजनेस ओवरनाइट नहीं बनते. यू एक्चुअली नीड लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन कोर में अगर आप जाओगे तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. मल्टी डेकेडल स्टोरी के लिए फर्स्ट चीज़ दैट यू नीड इज़ कि ऐसी कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल जहाँ पर वो बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट कर पाना वाई बेसिस पे कंपटीटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है. मतलब एक क्लियर मोट, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास में होना चाहिए. सेकेंडली, इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उसका इकोसिस्टम के साथ में इन्वॉल्वमेंट. आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल गूगल्स. तो गूगल के सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, अमेजॉन हो गया. जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, और जैसे जैसे लोग इस बिजनेस के साथ में जुड़ रहे हैं, ये बिजनेस और बढ़ते जा रहा है. तो दैट्स हाउ जब बिजनेस इकोसिस्टम के साथ में जुड़ जाता है और उसको रेप्लिकेट कर पाना मुश्किल है, तो वहाँ पर आपका मल्टी डेकेडल स्टोरी बनती है. ऐसे एक और यूनिक बिजनेस मॉडल और कंपैरेटिव मोट जो है बिजनेस में, दैट इज़ इन एक्सचेंज बिजनेस. और काफ़ी सालों बाद, मतलब 10 साल का वेट पीरियड के बाद में अब NSE फाइनली DRHP NSE ने फाइल किया है. एंड DRHP फाइल होने के बाद में नाउ NSE इज़ प्लानिंग टू कम थ्रू IPO. तो NSE का IPO जो आ रहा है, यू विल बी सरप्राइज के इंडिया में अगर आप NSE के ऊपर सारे ही कंपनीज लिस्टेड है. इनफैक्ट निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो इनका पैड ग्रोथ, एवरेज मीडियन पैड ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में वॉज ओनली 10%. और ऐसे भी काफ़ी कंपनीज हैं जो NSE का जो प्रॉफिटेबिलिटी उससे कम प्रॉफिट्स बना रही है जो निफ्टी 50 में है. तो बेसिकली यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट शेयर, 80% का मार्केट शेयर NSE होल्ड करता है. और उसके अलावा कंपनी के पास में बहुत ही ट्रेमेंडस कैश फ्लोज है. तो ये बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं NSE का. एंड दैट्स द रीज़न. अगर आप देखोगे तो NSE वन ऑफ द हाईएस्ट ऐसे शेयर हैं जो प्री IPO मार्केट में काफ़ी ट्रेडिंग हुई है, काफ़ी बिडिंग हुई है इसके ऊपर. नॉर्मली प्री IPO मार्केट में लोग एंटर नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पर एग्जिट प्लान्स नहीं होते हैं, वहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है. लेकिन NSE में काफ़ी लोगों ने पहले से ही IPO आने से पहले से ही खरीद के रखा है. इनफैक्ट हमने भी काफ़ी ट्रांजैक्शंस किए हैं. सो एज वी ऑल नो, इट्स अ ड्यूओपोली मार्केट जहाँ पर NSE और BSE दो बड़े एक्सचेंज है. यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन होगा. कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है. सो उनके मन में ये विचार है कि क्या अब बेचना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आए. क्या नए इन्वेस्टर्स को एंट्री लेना चाहिए प्री IPO, क्या IPO के लिए वेट करना चाहिए और IPO में अप्लाई करना चाहिए. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में देंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से NSE आपको बाय करके होल्ड करना चाहिए, उसमें मैं अपना ओपिनियन दूंगा टुवर्ड्स द कंक्लूजन. एंड की ड्राइवर्स हम बताएंगे कि NSE में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बाकी है या नहीं, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, क्या NSE का बिजनेस मॉडल है. सो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. So firstly we need to understand कि NSE belongs to your capital market theme. Now in capital market theme सबसे लोअर एंड में अगर आप देखोगे बिजनेस, तो ब्रोकिंग और कंसल्टिंग वाला बिजनेस आता है. उसके बाद में आपके वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस आता है. देन AMC बिजनेस है. उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस जैसे कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गए. देन योर डिपॉजिटरी बिजनेस जैसे कि NSDL हो गया, CDSL हो गया. देन कम्स एट द टॉप एंड आपके एक्सचेंज बिजनेस विच इज़ योर NSE एंड BSE. अब हायर एंड पे आपको ये देखना है कि ग्रोथ स्टोरी क्या है. सो जस्ट टू गिव यू नंबर, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10% या 12% के आसपास ऐसे लोग होंगे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट्स में. जबकि अगर आप देखोगे उसमें से भी जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, एक्टिव ट्रेडर्स नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8% ही रहेंगे. बिकॉज ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के होराइजन में मार्केट नहीं चला है. सो मार्केट अंडर परफॉर्मेंस की वजह से मार्केट में से पैसा बाहर निकाल लिया, राइट, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया. कोई भी रीजंस की वजह से उनके अकाउंट्स ऑलमोस्ट निल है, राइट. सो दे हैव स्टॉप इन्वेस्टिंग. तो एक्टिव इन्वेस्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 या 8% के आसपास होंगे. अब वेरल्स अगर आप ये नंबर एक्टिवली अगर आप देखोगे ग्लोबली, तो US में नंबर अप्रॉक्सीमेटली 50% क्रॉस हो चुका है. कनाडा में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास. UK यूरोपियन मार्केट्स में भी ऐसे काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ पर 30% है. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में 40% है. चाइना में इट इज़ समवेयर क्लोज टू 25-30%. सो अप्रॉक्स नंबर्स हैं, नॉट प्रिसाइज, लेकिन इंडिया से काफ़ी बेटर है.
सो द स्टोरी इज इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, आने वाले टाइम में जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेंड जो बढ़ रहा है वो बढ़ते चले जाएगा, सो यू विल सी लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन, लॉट ऑफ वॉल्यूम्स इन इंडियन मार्केट। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको नंबर एक और देता हूँ। अब ये डेटा को ध्यान से देखिए, इसको मैंने एनएससी के DRHP से निकाला है। यहाँ पर अगर आप पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन इंडिया देखोगे तो बैंक अकाउंट में पैसे अभी भी बहुत सारे लोग रखे हैं, मतलब 89% ऑफ पीपल होल्ड्स मनी इन योर बैंक अकाउंट्स। बट उसमें से अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में देखोगे सो अप्रॉक्सीमेटली 13% के आसपास का ये नंबर है। और क्रेडिट कार्ड यूजेज जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8% लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, सो मुझे लगता है कि ये नंबर जो है और बेटर हो सकता है, जैसे हमने ऑलरेडी बड़ी इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज के थ्रू रेफरेंस लिया। सो फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो एज पर म्यूचुअल फंड AUM पिछले अगर आप 5-6 साल में देखोगे तो 19% के आसपास का ग्रोथ आपको ऑलरेडी यहाँ पर देखने मिला। इनफैक्ट SIP अगर आप देखोगे तो जहाँ पर हम 8,000-6,000 करोड़ का SIP करते थे मंथली, दैट हैज़ गॉन टू 25,000-28,000 करोड़ एंड इट माइट एक्सीड 30,000 करोड़ ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख सकते हो 4x हो गया ऑलमोस्ट, SIP का AUM ऑलमोस्ट 4x हो गया इन लास्ट 5 ईयर्स। सो दैट्स द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। और DIS का इन्फ्लो क्लियरली ये चीज़ बताता है। आप देख रहे हो कि DIS का इन्फ्लो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है मार्केट्स में और FIS का आउटफ्लो जा रहा है, लेकिन DIS कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर रहा है। दैट्स बीन द स्टोरी। So now let's come at NSE. Why people are crazy about NSE? Everyone is talking about NSE. Everyone wants NSE just because of this data. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैश मार्केट में NSE holds market share of 85% प्लस। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्विटी डेरिवेटिव्स में जहाँ पर पहले BSE था नहीं, अब BSE भी आ गया और थोड़ा मार्केट शेयर गेन किया उन्होंने 90%, फिर भी इक्विटी डेरिवेटिव्स में NSE होल्ड करता है मार्केट शेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट करेंसी डेरिवेटिव्स में इट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 70% प्लस मार्केट शेयर। Now one more interesting question in investing community is that जो लोग BSE होल्ड कर रहे हैं क्या उनको स्विच करना चाहिए NSE में, या फिर NSE में फ्रेश बाइंग करना चाहिए, BSE को अवॉइड करना चाहिए? तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। नाउ लेट्स लुक एट दिस, व्हाट एक्चुअली मेक्स डिफरेंस और NSE और BSE में डिफरेंट क्या है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर रेवेन्यू टर्म्स में ये लेटेस्ट नंबर अगर आप देखोगे तो 16,000 करोड़ का NSE का रेवेन्यू है और BSE का 4,800 करोड़ है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 4x, मतलब 3.5x के अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा है NSE। पैट के नज़रिए से अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी के तो अप्रॉक्सीमेटली 2,500 करोड़ के आसपास BSE का प्रॉफिटेबिलिटी है, वेयरएल्स NSE का अगर आप देखोगे तो इट इज़ 10,300 करोड़, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 5x ज़्यादा है NSE। तो बेसिकली डोमिनेंट मार्केट पोजीशन NSE के पास में ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली लिक्विडिटी भी हाईएस्ट इज़ इन NSE। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैश मार्केट में BSE में लिक्विडिटी नहीं है, वहाँ पर भी लिक्विडिटी है, लेकिन हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड कि NSE पैसा कैसे बनाता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स जिसके थ्रू पैसा आता है NSE में। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सचेंज फीस जाता है, वो उनका रेवेन्यू है, या फिर कुछ कंपनीज IPO वगैरह लेके आती है तो उससे थोड़ा बहुत पैसा आता है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रीम है जिसके थ्रू NSE को पैसा आता है। तो सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन फीस। सो ट्रांजैक्शन चार्जेस आप इक्विटी में कर रहे हो, डेरिवेटिव में कर रहे हो, करेंसी में कर रहे हो, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका एक्सचेंज फीस होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, वो बेसिकली NSE उसको थ्रू रेवेन्यू NSE में आता है। सेकेंडली आप ये देख सकते हो कि आपका जो सेटलमेंट होता है वो ब्रोकर के अलावा आप देखोगे तो जो डिपॉजिटरी होता है NSE होता है, इनके थ्रू भी होता है। तो बेसिकली आपका जो ब्रोकर है दैट इज़ ए इंटरमीडिएट, उसके अलावा जो एक्चुअल में सेटलमेंट होता है दैट पास थ्रू योर NSE एक्सचेंज या फिर BSE एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ से भी उनको पैसे मिलते हैं। थर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी कंपनी फंड रेज करती है, सो जैसे IPO आता है, IPO के थ्रू फंड रेजिंग होती है तो वहाँ पर भी उनको पैसे मिलते हैं। उसके अलावा कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे निफ्टी IT इंडेक्स हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया, ये अलग अलग इंडेक्स एक प्रोडक्ट है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट जिसके थ्रू कंपनी को रेवेन्यू आता है। उसके अलावा कंपनी ऑल्सो अर्न्स रेवेन्यू थ्रू योर डेटा टर्मिनल्स एंड फीड्स। सो रिसर्च डेटा वगैरह, या फिर अगर आप फीड्स देखोगे जो आपके टिकर्स के जो फीड्स होते हैं, या फिर अगर आप एक्टिवली FNO में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपके डेल्टा हो गया, गामा हो गया, राइट, ऐसे कुछ फीड्स होते हैं, तो वो फीड्स भी कंपनीज प्रोवाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंपनी आपको टर्मिनल्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। जैसे अगर आप बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वॉल्यूम बेस्ड हो गया, वॉल्यूम के अंदर डीप वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, ये सब चीज़ें का फीड्स जो है वो NSE प्रोवाइड करता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग कंपनीज ब्रोकर्स के लिए जो भी कनेक्टिविटी देती है एक्सचेंज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा सेंटर्स रैक्स का जो आपको एरियाज देती है उसके थ्रू वहाँ पर भी फीस चार्ज करते हैं, रेंटल्स चार्ज करते हैं. सो दैट इज़ अगेन अ इनकम सोर्स फॉर एक्सचेंज. अब इतने सारे इनकम स्ट्रीम्स के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकम स्ट्रीम इनके पास में है, दैट इज़ योर ट्रेजरी इनकम. क्योंकि कंपनी के पास में बहुत कंसिस्टेंटली कैश फ्लो आता है, इट्स अ कैश रिच कंपनी, इसलिए वो अपने आइडियल फंड्स जो है उनको री इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से गेन्स कमाते हैं. सो ट्रेजरी इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स अंडरस्टैंड सम रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्सचेंज बिजनेस लाइक एनएससी एंड बीएससी. क्योंकि जैसे कि बैंक्स का बिजनेस जो है वो रेगुलेट करता है आरबीआई, वैसे ही जो हमारे सिक्योरिटी मार्केट का जो बिजनेस है वो रेगुलेट करता है सेबी. सो सेबी इज़ अ रेगुलेटर, तो सेबी के नॉर्म्स को टाइम टू टाइम एनएससी और बीएससी को फुलफिल करना पड़ता है, और एल्स दे माइट फेस द पेनल्टी. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि एनएससी और बीएससी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक इकोसिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है. मतलब जब हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और जब वॉल्यूम ड्रॉ डाउन हो जाएगी तो इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सचेंज. इट माइट ऑल्सो इम्पैक्ट योर ब्रोकिंग बिजनेस, योर डिपॉजिटरी सेटलमेंट, सब चीज़ का बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा जब पार्टिसिपेशन लो हो जाएगा. सो रिटेल पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन एंड फॉर जो आपके इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, ये बहुत क्रूशल है. आपके एफआईएस का भी प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज रिसेंट में 2-3 साल में हमने देखा जैसे एफआईएस का आउटफ्लोज बढ़ते चले गया, मार्केट में उतना मोमेंटम आया नहीं. नाउ थर्ड रिस्क इज योर कंपटीशन फ्रॉम बीएससी. तो रिसेंट में कुछ प्रोडक्ट्स में हमने देखा है कि बीएससी ने मार्केट शेयर गेन किया है एनएससी के साथ में. इनफैक्ट अगर आप बीएससी और एनएससी के फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो रेट ऑफ चेंज बेसिस पे एनएससी में उतना ग्रोथ नहीं हुआ है जितना रिसेंट 2-3 साल में बीएससी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो टॉप लाइन ग्रोथ. तो बेसिकली आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर बीएससी बहुत तेजी से मार्केट शेयर गेन करने लग जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा डी रेटिंग हो सकता है एनएससी में. नाउ लेट्स कम टू द वैल्यूएशन पार्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई एनएससी कौन से वैल्यूएशन पे आएगा, सस्ता है महंगा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए. सो लेट्स लुक एट दिस. कंसिडरिंग द वैल्यूएशन, तो सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं. प्री आईपीओ मार्केट में अनलिस्टेड शेयर्स में बाइंग सेलिंग होती है, हम भी करते हैं. तो बेसिकली 1-1.5 महीने पहले 2050 का भाव अप्रॉक्सीमेटली चल रहा था, 2050 के आसपास का भाव चल रहा था, जब मार्केट्स भी थोड़े से नीचे थे और ये अनसर्टेनिटी थी. अब रिसेंट में अगर आप देखोगे तो 2100 का मार्क वो ऑलरेडी प्राइस में क्रॉस हो चुका है. कंसिडरिंग 2200 या 2100 का मार्क अगर हम देखते हैं, सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ पर आपका पैट जो है दैट इज समवेयर क्लोज टू 12,000 करोड़, तो 12,000 करोड़ के आसपास का पैट है एनएससी का. एंड फॉर आपका जो आपका बीएससी अगर आप देख रहे हो तो बीएससी में अप्रॉक्सीमेटली 2,500 करोड़ का आपका प्रॉफिटेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ FY26. वेरेल्स अगर आप एनएससी में देखोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन जो है दैट इज़ अबाउ योर 50-55% के ऊपर का मार्जिन है, पैट मार्जिन, विच इज़ ग्रेट. अब मुझे बताइए एनएससी बीएससी को छोड़ के ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप जानते हो जहाँ पर 50% का पैट मार्जिन है, मुझे कमेंट्स में बताइए. तो आते हैं वैल्यूएशन पे. अगर वैल्यूएशन देखोगे विद द प्राइस ऑफ 2100-2200, तो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अप्रॉक्स 40-42 के मल्टीपल के आसपास मिल रहा है आपको एनएससी. वेरएल्स अगर आप बीएससी देखते हो तो दैट इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 60-65 लेवल्स के आसपास. तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा एनएससी का वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू बीएससी, कंसिडरिंग द मार्केट डोमिनेंट मार्केट शेयर दैट दे हैव. सो टू कंक्लूड, जैसे हमें सबको पता है कि इसमें फ्रेश इक्विटी तो इशू नहीं होने वाला है, ओएफएस के थ्रू आने वाला है, बहुत सारे लोग अपने स्टेक बेचने वाले हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम लिस्टिंग पॉसिबल है. इट्स मोस्ट लाइकली, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है प्रीमियम लिस्टिंग की. तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन जब आईपीओ आने वाला रहेगा तभी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो इन्वेस्ट, और जो DIIs हैं वो भी स्टॉक के लिए जाएंगे. सो पोस्ट लिस्टिंग हो सकता है कि आपको 70 का मल्टीपल या 65-70-75 का मल्टीपल देखने मिले मार्केट में. अगर 40 में मिल रहा है प्री आईपीओ मार्केट में, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विद लॉन्ग टर्म होराइजन, बिकॉज मैंने लॉन्ग टर्म पिक्चर बताया, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो मुझे जब तक ये इंडिया है, इंडिया की इन्वेस्टिंग स्टोरी है, फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड है, तब तक ये मोमेंटम स्टॉक में अच्छा रह सकता है, ये ग्रोथ स्टोरी रह सकती है. एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैश रिच कंपनी है. जब जब इंडिया में हम और आप इन्वेस्टिंग करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे, कोई भी कंपनी लिस्ट होगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, तब तक ये कंपनी पैसे बनाते रहेगी. सो एनएससी इज़ अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, लिमिटेड कंपटीशन है, तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन.
I'm not giving any buy sell recommendation, but it's only a overview that we want to communicate with you as a 360 investing viewers. तो हमारे व्यूअर कम्युनिटी को मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको ये रिसर्च अच्छा लगा, एंड देन शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड फैमिली मेंबर्स एंड हिट द लाइक बटन. कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हो. आने वाले टाइम में और ऐसी रिसर्च के लिए दूसरे अलग सेक्टर्स के ऊपर भी रिसर्च हम शेयर करते रहते हैं. उसके लिए जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रेटजी. थैंक यू.